बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाने वाली ये जमात पीटीआई नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी है और ये नारे कल्चरल डे पर कराची के इलाके शाहरा फैसल पर लगे 9 मई वाकया, रियासत से गद्दारी मान लिया, फौज के खिलाफ बोलना गद्दारी है ये भी मान लिया, पाकिस्तान से बाहर स्पेस में राय देना गद्दारी है फिर भी मान लिया, पाकिस्तान में होने वाले मजालिम पर ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशन को आगाह करना गद्दारी है, इमरान खान गद्दार, पीटीआई गद्दार, तो फिर पाकिस्तान को तोड़ने के नारे गद्दारी नहीं तो फिर क्या है। पुलिस उस वक्त बेबस थी, रेंजर्स बेबस थी, निजाम बेबस था, कानून बेबस था। एक मुल्क दो निजाम, सिंधु देश और पाकिस्तान का ना खपे के नारों से मुझे वैसे हैरत यूं नहीं हुई है कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले साल सिंधी कल्चरल डे पर अवामी मरकज शाहरा फैसल पर 20 मिनट तक ट्रैफिक जैम रहा था और पाकिस्तान तोड़ दो और पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाए गए थे। पुलिस या रेंजर्स मौजूद नहीं थी और अगर होती भी तो क्या कर लेती, जो इस साल भी वो कुछ ना कर सकी। पिछले साल की बात है जब कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मशहूर कव्वाल अयाज फरीद अपनी मशहूर कव्वाली गा रहे थे तो 40 से 50 नौजवान आर्ट्स काउंसिल में सिंधु देश के नारे लगा रहे थे। पुलिस आर्ट्स काउंसिल के अंदर मौजूद थी मगर पुलिस इन नारों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, ऐसे ही खड़ी थी जैसे कि कोई तमाशा देख रही हो या शायद उनके कान बंद हो। बाहर रेंजर्स भी मौजूद थी, वो नारों का शोर सुनकर अंदर आए, हुजूम को मुंतशिर किया और ये जानने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि ये कौन थे, ये क्यों नारे लगा रहे थे, ये नारा क्या था, जबकि नौजवान आर्ट्स काउंसिल में मौजूद रहे। किसी भी माशरे में अगर मैं बात करूं तो किसी भी माशरे में ऐसा तब होता है जब ताकत का तवाजुन बिगड़ जाता है। अभी ताकत का तवाजुन बिगड़ा हुआ है, देखना यह है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। ऐसे ही जैसे कि वीडियोस में आपको नजर आया, पूरे कराची ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सिंधी कल्चरल डे पर हुआ क्या था। बहरहाल ये और इन जैसे बहुत से सवालात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर और एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब जो कि वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान ना खपे के नारे और नारे लगाने वालों से लाताल्लुकी का इजहार अभी तक नहीं किया है, ना कोई कंडेम किया है। आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में आपने मुझे एक बात समझाई थी कि जब पार्टी किसी भी नारे को या किसी भी पाकिस्तान मुखालिफ किसी एक्टिविटी को कंडेम ना करे तो फिर वो ये सब चीजें जो होती है वो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा होती हैं। तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो अब तक इसका किसी ने भी कंडेम नहीं किया, ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया, तो ये सब पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा है? देखें, बदकिस्मती है, एक तो मेरी बदकिस्मती है कि ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं क्योंकि जवाब आपको बड़ा बुरा मिलेगा। लोग मुझे गालियां भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी का कसूर है, बिल्कुल 100% पीपल्स पार्टी का है। जब वो नर्सों पर पानी फेंक सकते हैं, जब वो डॉक्टरों पर एहतजाज के दौरान जो है उनकी मार कुटाई कर सकते हैं, तो सिंधु देश के उन लोगों को जो पाकिस्तान ना खपे का नारा लगा रहे हैं वो लगाएं, बिल्कुल लगाएं। लेकिन जब वो पूरी ट्रैफिक बंद करके रोड के सामने आ जाते हैं और हमने देखा, आपने देखा, आवाम ने देखा कि किस तरीके से जो है वो कितनी लंबी जो है एक कतार लगी हुई थी और वो धड़ल्ले से, और वहीं रेंजर्स की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, वहीं पुलिस भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो उनको ऑर्डर था कि इन शरीफ लोगों को आप बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ये जो है ये उम्मत मुसलमान के जो है, क्या बोलूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन तो ये हठधर्मी है पीपल्स पार्टी की कि शरीफ लोग जब एहतजाज करते हैं तो आप उनके ऊपर पानी और लाठी मारते हैं, और जब इस किस्म के अनासिर जो हैं वो बेशक नारा लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप पब्लिक को तो परेशान नहीं कर सकते ना। आप मेन शाहरा फैसल को आपने रोकने का मतलब यह है कि आपने हजारों गाड़ियों को स्टक कर दिया। आप 20 या 25 मिनट अगर रुके तो कम से कम 4 घंटा ट्रैफिक जाम रहा, तो गलत है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो कराची के साथ कर रहे हैं, अभी जो 2-3 जगहों पे आग लगी है कंटिन्यू, आपने वो भी देख लिया कि किस तरीके से जो है आग
बुझाई गई है, पानी नहीं था। फायर स्टेशन जो थे कराची, 15 साल तो हो गए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जहां 2000 के करीब गाड़ियां होनी चाहिए, वहां 62 गाड़ियां हैं सिर्फ, 62, और पता नहीं उनमें से कितनी चलती हैं, और जब वो जाती हैं तो पानी होता है कि नहीं होता है। जहां दुनिया में ऐसे मुल्क में जहां पे अकॉर्डिंग टू आपके जी 2 करोड़ पे जो है वो 26,000 के करीब जो है वो फायर के वर्कर होने चाहिए, आपके पास 1000 भी नहीं है, और जो 1000 में हैं उसमें से 800 जो है वो आपने भत्ता लेके या पैसे लेके या जान पहचान पे जो है भर्ती किए हुए। तो और उसके बाद कोई कहीं से नहीं आता कि जनाब हम इसको रिकवर करेंगे, हम इनको पैसे देंगे, या हम जो खानदान मुतासिर हुए हैं, आपकी कोई भी प्रेस रिलीज नहीं आती है इस तरह की, बाकायदा लोगों को बुलाएं जो। तो आसिम साहब मैं तो आपसे वो बात पूछ रही हूँ कि जिसकी वजह से पूरी पीटीआई को क्या कहना चाहिए, जो आज लफ्ज चल रहा है कि वो बढ़ गई एक तरह से, यानी 9 मई का वाकया हो गया तो वो भी गद्दारी थी, इमरान खान खड़े होकर साइफर की बात कर दे वो भी गद्दारी थी, इमरान खान अगर जरा सी बाजवा का नाम ले ले तो गद्दारी है, उसके सारे लोगों को पकड़ पकड़ के आपने क्या शर किया, आपने कंडेम करवाया, आपने चीजें करवा रही हैं सिर्फ इस बात पे कि जी फौज को उन्होंने ये कहा, तो फौज से बड़ा तो पाकिस्तान है जिसको तोड़ने की ये बात कर रहे हैं, इतना बड़ा नारा लगा दिया, खुलेआम लगा दिया, कहाँ है एस्टैब्लिशमेंट? देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि ये अपनी मर्जी की चीजें इनको अच्छी लगती हैं, अपनी मर्जी की चीजें बुरी लगती हैं। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यही किया था, और पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ जो कुछ किया, और इस्टेब्लिशमेंट ने उसके बाद एक दफा करने के बाद बताया कि ये गद्दार हैं, और दोबारा से जनरल मुशर्रफ ने आके कहा नहीं ये गद्दार नहीं है, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये लें जी कराची दोबारा से आबाद हो गया। फिर एक दफा उन्होंने कहा नहीं ये नवाज शरीफ के लिए हो रहा है, पहले बताया गया कि जी चोर हैं, डाकू हैं, अब कहते हैं कि जी आप बिल्कुल सही तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर इनकी मर्जी से जो है वो लोगों को अच्छा या बुरा बनाया जाता है। मैं समझता हूँ 9 मई के वाकयात जो हुए उसमें अब तक जो है अदालत को सो मोटो लेना चाहिए, और उनको चाहिए कि भाई आपने लोगों को पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक है, आप अदालत में केस चलाएं, आप उनको 2 महीने 4 महीने 6 साल 5 साल 10 साल जो सजा देने, जैसे कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर किसी ने आग नहीं लगाई थी, जो लोग सिर्फ अंदर गए थे 740 लोगों को 30 स्टेट से पकड़ के 2 साल से 22 साल की सजा सुनाई गई, किसी ने वहां आग नहीं लगाई थी। ठीक है, तो आप अगर 9 मई का वाकया आप ये समझते हैं कि ये गलत है, तो उसके ऊपर आप मुकदमे सुनाए ना। आप रोज सुप्रीम कोर्ट तो लगता है कि जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये भी तो बड़ी अजीब बात है कि जो बता रहे हैं कि 9/11 हुआ, नहीं जो कह रहे हैं कि 9/11 हुआ, जो कहते हैं शौदा की बेइज्जती हो गई, उनका दिल दुखा है उनके साथ, अगर तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो फिर दिल नहीं दुखा था, फिर गद्दारी नहीं थी, फिर मसाइल खत्म हो गए, दूसरी पार्टी में जाने के बाद उसका 9 मई का वायका खत्म कर दिया गया, ये भी तो बड़ा सानिया हुआ ना। मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट जब एक समोसे पे और शराब की बोतल पे सोमोटो ले सकता है, तो ये तो बहुत बड़े वाकयात हैं। लेकिन हमने जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, लोगों ने मुझे काफी बुरा भला भी कहा इस पे कि यार आप जुडिशरी को ऐसे कहते हैं, तो हमारी जुडिशरी है ऐसी, मतलब मैं क्या कहता हूँ, आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछ लें कि भाई जो कत्ल के मुजरमान हैं, मुजरिम हैं, जो चोरी के हैं, कितने साल बाद उनको सजा मिलती है। जो जजेस हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि जी आखिरी महीने में आपने, चले 1 महीने का बता दें कि आपने कितने फैसले सुनाए, तो इनकी जान निकल जाएगी। सर अहमद नूरानी साहब की तरफ हम आ जाते हैं, इससे पहले कि हम बहुत मुख्तसर वक्त में हम बात कर रहे होते हैं। अहमद नूरानी साहब का हमने पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एक शो किया था, उसके बाद ये हुआ है कि मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं सवाल आपसे क्या करूं, मैं ये कर सकती हूँ कि मतलब वो किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो किसके हाथों में खेल रहे हैं, या वो किसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए हमने अहमद नूरानी पे जब प्रोग्राम किया तो उसके बाद मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि यार आपने ये क्या किया, आप हर वक्त जो हैं वो आप ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, मेरी तमाम बातें वैलिड हैं, और मेरा सिर्फ एक सवाल था, अहमद नूरानी साहब को मुझे कॉल करना चाहिए था, वो 20 मील दूरी मुझसे रहते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब दूर रहने के बजाय मतलब मुझे कॉल करने के बजाय मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर 1। और
नाज़रीन देख सकते हैं कि जब उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब एक जर्नलिस्ट है, आप दूसरों के घरों में घुस जाएं ना, आप दूसरों के पैसों के बारे में बात करें आप, लेकिन अगर आपके बारे में कोई बात करता है तो फिर आप अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देते, आप नहीं बोलते कि हाँ मैंने $9,000 14 दिन में कैसे जमा कर लिए या 28 दिन में कैसे जमा कर लिए। और हमारे प्रोग्राम के बाद आप देखें कि ठीक जो है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें कि 14 दिन पहले लास्ट $250 जमा हुए थे, उसके बाद आज तक एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया। तो कुछ तो है ना, मतलब हमारे प्रोग्राम का कुछ तो असर हुआ ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे मैं उसका अभी कोई सबूत नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको नहीं, मेरी कोशिश है ये कि मैं उन लोगों से इजाजत लूं जिन लोगों ने मुझे बताया है कि अब कैश पे बात होती है। उन्होंने कहा जनाब अब हम आपको कैश दे देंगे, रहने दें। तो मेरा ख्याल है कि अहमद नूरानी साहब को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो दूसरों के लिए रिपोर्ट करते हैं तो अगर किसी ने उनके लिए कोई रिपोर्ट बनाई है तो या तो उसको फोन करके पूछें कि क्यों बनाई है, या जैसे मोहित पीरजादा के साथ जब हुआ था मेरा, तो उन्होंने प्रोग्राम में बताया, बेशक झूठ बोला उन्होंने लेकिन कुछ तो किया, फिर उसके बाद हमने किया, फिर उन्होंने किया। तो भाई आप दूसरों के घर में घुसने का राइट रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई घुसता है, मतलब आपके बारे में सवाल करता है तो आपको बुरा लगता है, आप ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करना मेरा नहीं ख्याल कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मुझे अगर आपकी उस पे साइट पे जाना होगा तो मैं आपको कहीं से भी घुस सकता हूँ, कहीं भी कोई कमेंट्स दे सकता हूँ। तो अहमद नूरानी साहब, फ्रेंकली आपको मशवरा ये है कि ब्लॉक करने का मकसद तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपके इरादे और जो लोग आप ये काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के मुल्क से बाहर, वो सही नहीं कर रहे हैं। और हम आपको जरूर जो है वो दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, कुछ खबरें हैं और वो खबरें, उन खबरों में से एक खबर जो है वो आप कह सकते हैं कि कुछ जराए बताते हैं या इस वक्त गर्दिश कर रही है ये खबर, या इसको आप मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ ओहदे हैं नून लीग के, ओहदों के लिए वो कहते हैं ना कि साड़ी गल हो गई है, समझ लो वो वाला मसला हुआ है। सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ बनेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे, चेयरमैन सेनेट इसहाक डार बनेंगे, वजीर खारजा मरीम नवाज बनेंगी, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वजीर खजाना एहसन इकबाल और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बनेंगे। लेकिन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके मुताबिक कौमी असम्बली पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है, जो कि उनके मुताबिक हो, किसी के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। सिंध में पीपीपी, जबकि बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। सो नून लीग बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन पंजाब में बमुश्किल 20-25 सीटें हासिल कर सकेगी। अब सवाल मेरा यह है कि चले नवाज इमरान खान को तो छोड़ दीजिए, बात उनकी कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर हम इनकी जो इत्तेहादी थे, जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, सो इनका हिस्सा कहाँ गया? इन्होंने तो खासी मेहनत की। देखिए आपने जो नाम लिए ना शुरू में, उस नामों के फौरन बाद मेरे जहन में सिर्फ एक जुमला आया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अगर वाकई जो आपने नाम लिए हैं तो अगर इन्होंने हुकूमत करनी है और पहले से आपको बता दिया गया है तो बता तो नहीं दिया गया, वही बात आती है कि लीक होती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप भूल जाएं, ये सरप्राइजेज होंगे और मुस्लिम लीग नून के भी होश उड़ाने वाले सरप्राइजेज होंगे। जो उनसे कमिटमेंट की गई है यकीनन वो नहीं मिलेगी। आपको याद है एक कमिटमेंट की थी मुस्तफ़ा कमाल के साथ कि जी हम आपको 23 सीटें देंगे और पता नहीं कितनी सीटें देंगे, और उसके बाद जो है उनको 2 या 4 सीटें मिली थी। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल बड़े गुस्से में हुए थे कि जी मेरे साथ तो उन्होंने ये किया था, मेरे साथ। तो भाईजान नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ, जो उनका पूरा ख़ानदान है, उनको बड़े सरप्राइजेज मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अगर इलेक्शन हुए तो हुकूमत जो है वो टुकड़ों में बनेगी और पाकिस्तान में मिनिस्टरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे पहले थी सर, जैसे पहले थी जो 15 महीने 16 महीने करते हैं। बिल्कुल। तो हर तरह से आसिफ साहब ये पूछो कि 15 महीने वाला ही सेटअप वापस आता है, मतलब आपको लगता है कि बहुत सारी कोएलिशन है, बहुत सारे, तो उसके बावजूद वजीर आजम जो है वो किस पार्टी का होगा? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो नवाज शरीफ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि उनके अपने लोग, कि अगर इतनी कोएलिशन के साथ, इतने सारी पार्टीज के साथ आपको जो कुछ रख के मिलेगा तो उसको ना करना ज्यादा बेहतर है। देखिए नवाज शरीफ को तो मैं वजीर आजम
नवाज शरीफ को ना मैं वजीर आजम देख रहा हूँ, ना मैं प्रेसिडेंट देख रहा हूँ, मैं तो नहीं देख रहा। सर मरियम बनेंगी? मरियम भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज की अहल है। अगर उनको बहुत ज्यादा भी नवाज दिया गया तो वो सेटलमेंट होगा शहबाज शरीफ के बेटे और मरियम के दरमियान के, जी पंजाब में कौन आए। अच्छा, आप किस बेस पे कह रहे हैं? मतलब पाकिस्तान में सब पूरी जो हवा है, या पूरा जो सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, इवन के आप जरदारी साहब को भी देख ले कि उनको भी साइडलाइन किया है। अब जो फजलुर रहमान साहब हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए जाए। तो इतना अपसेट आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं सारी जो प्रोटोकॉल है वो भी मिल रहा है नवाज शरीफ को, सारी बातें। तो आपको क्या, बल्कि पंजाब में तो हुकूमत ही उन्हीं की तकरीबन आती है, उन्हीं के जो सपोर्टर्स या वोटर्स या जिसको भी कह लें कि उनको बड़े काम मिल रहे हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे? ऐसी क्या लॉजिक होगी आपके? देखिए, मैं तो इस बेसिस पे कहता था, जब लोग कहते थे कि इमरान खान 2028 तक कहीं जाने वाला नहीं है, तो मैं कहता था कि ये गलत है। तो उसके बाद मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, और मेरा प्रोग्राम भी टीवी पे चलने के बाद जो है यूट्यूब पे आ जाता है, तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें इसको। मेरा तो यही है। और अगर नवाज शरीफ बन भी जाते हैं या शहबाज शरीफ बन जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के पंजाब के कुछ हलकों के अलावा पूरा पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करेगा इस वक्त। लेकिन सर यहाँ तो मसला एक्सेप्ट कराने का है ना, करने नहीं, का नहीं। देखिए, जबरदस्ती की हुकूमत तो कोई भी ला सकता है, कोई भी है। ये हमारी काकड़ साहब की जिंदगी जो हुकूमत है, आप ये देखें ना कि बेहुदा मजाक, मतलब किस किस्म का, आपको वजीर आजम तो बना दिया, लेकिन मतलब आपको ट्रेनिंग नहीं दी गुलजार की तरह कि आपको बात किस तरह करनी चाहिए मीडिया पे। तो ये भी तो चला रहे हैं ना। तो अगर पाकिस्तान को अगले 5 साल सिर्फ चलाना है और कोई और चलाएगा, तो फिर तो कोई भी आ जाए, फिर नवाज शरीफ भी आ जाए, जरदारी भी आ जाए, क्योंकि इन सब ने कहीं ना कहीं वोट को इज्जत देते देते बूट को इज्जत दी, फिर बूट के बाद फिर वोट पे आ गए, फिर वोट के बाद फिर बूट पे आ गए। इमरान खान भी यही था कि बूट के साथ साथ चलते फिर हुए, वो एकदम फिर अब वोट पर आ गए। ठीक है, उनका राइट है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जितना सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव है, सिंध के अंदर की तो मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे ज्यादा मेरे कनेक्शंस हैं, कि वहां पे पीटीआई कहीं पर भी नहीं है सिंध के अंदर। वो पहले भी नहीं थी, वो पहले भी नहीं थी। और मैं आपको बताऊं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इमरान खान का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था ना, वो कराची को नजरअंदाज करना था। अगर वो कराची के अंदर इतना बड़ा खला, मतलब जो सियासी खला था, अगर वो उसको पुर कर देते, तो आज अगर कराची की 2 दिन की हड़ताल पाकिस्तान को चोक कर देती। 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर, पूरे पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कराची की 1 या 2 दिन की हड़ताल जो है ना, आपके पूरे पाकिस्तान पे असरअंदाज होती। ये ब्लंडर था इमरान खान का, जो उसके राइट और लेफ्ट वालों ने करने नहीं दिया। और इमरान खान को जो मशवरे देने वाले थे, एक्चुअली कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो घर के चिराग सारे चले गए, जिनसे हमें भी था, हमें भी लगता था कि ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपने देखा कराची में जो हेड बने हुए थे, जो थे, वो कोई आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे थे किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद इमरान खान की मदद अल्लाह ताला ने कर दी, कि जितने वो लोग थे जिनसे वो खुद नहीं, ये अल्लाह ताला, ये आप लोग, मुझे हैरत होती है, ये अल्लाह ताला ने मदद करनी होती तो गजा में बच्चों की ना करते। ये आप नहीं, मुझे आप हर चीज अल्लाह ताला पे डाल देती हैं यार। खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला ने अगर मदद करनी होती तो करबला में करते। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दे दिया और कहा कि जाओ अपने फैसले खुद करो। एस्टेब्लिशमेंट ने मदद कर दी उनकी, इमरान खान की। हाँ, ये आप कह सकती हैं। हाँ, इमरान खान की सारी छुट्टी कर दी उन लोगों की जिनसे वो खुद भी नाला थे, और वो बस एक एहतराम का एक रिश्ता चल रहा था, और वो उनको बहुत सारी चीजें पता चलती थी। अच्छा, जिसमें आप बात कर रहे हैं ना, एक सीनियर सहाफी वसीम अब्बास, उनके मुताबिक ज्यादातर कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि अल अजीजिया रेफरेंस खत्म होने के बावजूद भी नवाज शरीफ की पनामा केस में नाअहली खत्म नहीं होगी, और ये सजा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच ही खत्म कर सकता है। ये अक्सर मैंने अपने टीवी पे भी देखा है, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या नून लीग के लिए ये चैलेंज हो सकता है, या आगे वो ना बढ़ सके, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये आगे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि इस चीज को लेके वो कहेंगे जी आपका तो मसला ही कुछ और है। देखें, तो मसला हल ही नहीं हुआ, 16 महीनों में भी ये मसला हल नहीं कर सके। ये जो 2-3 जमातें बनाई गई हैं लोगों को तोड़ के, ये ऐसे ही तो नहीं बनाई गई ना। तो सरप्राइजेस आपको वहीं से मिलेंगे। ये एक मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े लीडर थे, जो कि आज मुस्लिम लीग छोड़ चुके हैं,
छोड़ चुके हैं या उन्होंने मादरत कर ली है खाकान अब्बासी साहब ने, तो उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने बड़ी गोलमोल बातें की हैं और उन गोलमोल बातों से ये लगता है कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन में बड़े सरप्राइजेस शामिल होंगे। वो तो सिरे से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को मैं मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसी हुकूमत या ऐसा इलेक्शन जिसमें इमरान खान या बल्ला जो भी कुछ वो कर रहे हैं, कह रहे हैं इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी और किसी भी जगह नहीं रहेगी, तो आप ऐसे इलेक्शन को एक्सेप्ट ही ना करें। देखिए पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट 5 साल जो भी हुकूमत आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अंदर के हालात, इंटरनेशनल हालात और उसके बाद जो है पाकिस्तान के कर्जे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और बहुत सारी चीजें को प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के वो बोझ बन गए हैं। जैसे पीआईए है या पाकिस्तान स्टील मिल है, अभी भी जो है अरबों रुपए उनके ऊपर लग रहे हैं। तो उसको एक ऐसी ही गवर्नमेंट वो कर सकती है जो थोड़ी सी स्ट्रांग हो। स्ट्रांग कैसे हो? स्ट्रांग बनाई जाएगी, आप देखिएगा कि सरप्राइजेस होंगे, ऐसे लोगों को लाया जाएगा ऊपर कि जो फैसले लेने में देर ना लगाएं और अपने फैसले सुना दें और उस पर अड़े रहें, और जो हमारी जुडिशरी है उस फैसलों को एंडोर्स करे। वो एंडोर्स करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये हकीकत है कि आप ऐसे सब्सिडीज से और ऐसे अदारों से जान छुड़ाएं जो आपके ऊपर बोझ बने हुए हैं। आज़ाद साहब, बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर बनी है, अली अमीन गंडापुर जो है वो सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बने, हलीम आदिल शेख जो है वो पीटीआई के सदर बने हैं सिंध के, और मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर। अब नो लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनके जो पीटीआई की जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको सिलेक्शन और जाली भी करार दे रही है। दूसरी जमातों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जो हैं वो शोर क्यों मचा रहे हैं? खुद भी तो उनके साथ यही हुआ है, उनके भी सारे ओहदेदार जो हैं, अब आप नवाज शरीफ से लेके बाकी नीचे तक देख लीजिए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और अगर मैं पीपी की बात करूं तो बिलावल तो है ही ताहयात वहां के चेयरमैन, तो मतलब कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं इस पे सिर्फ इसलिए इस पे ये बात करूंगा कि जो हमारी जितनी भी जमातें हैं इनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि किसी की उस पे जो भी इलेक्शन हुए हैं उस पे उंगलियां उठाएं, क्योंकि उनके अपने इलेक्शन जो है, जो आप जब उंगली ऐसे उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी आ रही है ना, तो उनको देखें, क्योंकि आप कैसे रहे हैं माजी में, आपने किस तरह इंतखाबात कराए हैं। तो क्या बोलूं, आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। तो मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया और जाके दे दिया कि जी हमने ये सेलेक्ट कर लिए हैं, ये रहा सारा कुछ। और अब अगर इलेक्शन कमिश्नर कोई बात उठाए तो समझ में आती है, आपको राइट नहीं होता कि मरियम नवाज कह रही हैं जी ये इस तरह हो गया। ओ भाई हेलो, आपके यहाँ क्या होता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हेलो, आपका क्या होता है? आपका वजीर आला हाथ बांध के ऐसे खड़ा होता है बिलावल और जरदारी के सामने, और उसका बाप जो था आप सबको पता है कौन था। लेकिन आप भी तो वही हरकतें कर रहे हो कि बाप ने आपकी पूरी जिंदगी आपके लिए जो है चोरम चकारी की, अब्दुल्ला शाह ने, उसके बाद उनका बेटा आ गया, अब बेटा आपके लिए वही काम कर रहा है, तो और फिर आप जो है दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हो, गलत मेरे नजदीक। आपने कहा इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कुछ वर्कर्स थे, और गरीदा फारूकी साहिबा ने एक जो ट्वीट की उसमें ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई इंट्रा पार्टी के खिलाफ पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। मगर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के बाद जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसमें जो यूट्यूबर्स गए तो उन्होंने देखा कि जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी लेकर आए। ओब्वियसली उसमें हो सकता है कि कुछ लोग भी हों, मजीद वीडियोस आई जो कि अब मुसलसल आ रही हैं, उसमें ये कि कुछ लोगों को जैसे कि पहले था कुछ पता भी नहीं था कि जी किसका इलेक्शन है, कौन जीता है, कौन क्या हुआ है, तो ये भी हमने देखा। लेकिन गरीदा फारूकी साहब ने बहुत जल्दी की उस ट्वीट को करने। देखिए ये सारी चीजें तो होंगी, पहले भी होती रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई 5,000 लोग पहुंचकर या 10,000 लोग पहुंच के कहें कि जनाब ये फैसला जो है गलत है या इस पे आप कायम रहें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सब सारे मीडिया को बिजी रखने का है, कोई ना कोई के बस कुछ ना कुछ चलता रहे ताकि वो चीजें मीडिया पे नहीं आए जो आनी चाहिए। ये खराफात हैं, ये खराफाती रहेंगी और ये चलती रहेंगी। बाकायदा इन चीजों को बनाया जाता है ताकि मीडिया को मसाला मिलता रहे हर दिन के लिए। आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया डेली बेसिस पे नहीं, हर 2 घंटे बाद एक नया मसाला बिक रहा होता है वहां पे। अभी आप ये देखें कि
यूट्यूबर्स जो हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं पर भी कोई वाकया हो जाता है, किसी के घर में कोई वाकया हो जाता है, वहां पे 100-150 यूट्यूबर फौरन पहुंच जाते हैं और हर कोई चाहता है कि हम जो हैं वो, उसमें क्या होता है कि आप माशरे की गलत अक्कासी कर रहे होते हो, आप अपनी मर्जी से खबरों को, अभी जो आग लगी थी उसमें आपने ऐसे ऐसे पागलों का इंटरव्यू लिया है जो कि बिल्कुल ही, मतलब आप ढूंढते हैं ऐसे पागलों को क्योंकि जो 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 ऐसा बयान दे जो एकदम ना वायरल हो जाए, ओ यार देखो उसने क्या कहा है, ओ यार उसने क्या कहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये माशरा अभी कुछ पिछले 16 महीनों में जो बिगड़ा और 9 मई के बाद से, उसकी वजह ये कि जब आप अपने नेशनल मीडिया पे बैन लगा देंगे, एक कसीर तादाद टीवी को देखती थी, टीवी चैनल्स पे 8 बजे बैठ के, चाहे वो कुछ भी देख रही थी लेकिन कम से कम ऑथेंटिक होता था, ठीक है ना। हम कभी भी, या लोग कभी भी यूट्यूबर्स की तरफ गए नहीं। अब मसला ये कि जब खबरें आप बांध के रख देते हैं, असल कहानियां पेश नहीं करते, चीजों को आप छुपाते हैं, तो लोगों के सामने मशकूक हो जाते हैं और फिर वो इधर उधर, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, फिर वो हर यूट्यूबर की खबर देखते हैं कि शायद इसमें से कोई सही चीज निकल आए। तो बेहतर ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का कसूर है जनरल गफूर साहब का, जो आके कहते थे 6 महीने पॉजिटिव न्यूज दें और उसके बाद जो है टीवी के सीनियर एंकर्स जो थे उनको पूरी टीम के साथ निकाला गया, गोलियां भी लगी। तो ये सिलसिला जो है अभी नहीं हुआ है, ये इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले शुरू हुआ। और जो यूट्यूबर्स को खुला हैंड मिला है, जो कि ट्रेनिंग भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से जो है, सर मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया तो आजाद कर देते, 9 मई के बाद मीडिया कहीं का भी आजाद नहीं है। पहला आपको लगता है कि अमेरिका का मीडिया आजाद है? सर खबर तो सही दे सकते हैं कि आज क्या हुआ। नहीं, कोई खबर आप मुझे बताएं। अभी तो अमेरिका का एक जैसे ये गजा की और इसराइल का जो वो हुआ, वो तो सर पॉलिसी नहीं, ये छोटी बात नहीं है, सच तो सच होता है ना। आपका क्या ख्याल है कि रेमंड डेविस को जब पकड़ा था तो ओबामा ने झूठ बोला था कि ये डिप्लोमेट है, तो मीडिया ने, सबने यही कहा था वो। तो मीडिया तो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानियों को ये चीज समझ क्यों नहीं आती कि मीडिया हमेशा एक तरफ चल होता है भाई। आपने तो ब्लैकआउट ही कर दिया ना, आपने तो रोज एक आप कॉन्फ्रेंस दिखा के लोगों को पागल कर दिया। लोग कॉन्फ्रेंस देख के तंग आके बोर हो गए, मतलब एक चीज पे आप बोरिंग पे ले आए आप उसे, अब लोगों ने बंद कर दिया और आप ही का नुकसान हुआ। आप कौन से कमर्शियल, देखिए जो लोगों को देखना होगा ना, वो लोगों को वो लोग देखेंगे, वो जिनको नहीं देखना होगा अब आप लोगों पे छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि आप मीडिया को सिर्फ इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कितना बिजनेस आ रहा है वो बता देगा कि जी इतने लोग देख रहे हैं, अब वो खुद परेशान है। बहरहाल एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, आपने कहा नहीं मुझे नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। अब जो कुछ डेवलपमेंट हुई है वो बता देती हूँ। इलेक्शन शेड्यूल रुकवाने के लिए शहरी की दरख्वास्त, एक तो शहरी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारे यहाँ, उनकी दरख्वास्त हर जगह आते हैं पाकिस्तान में शहरी। हाँ, पाकिस्तान में आ जाते हैं, एक पाकिस्तानी शहरी अच्छा सामने भी नहीं आते, वो पता नहीं कौन उनके मुकदमे लड़ रहा होता है। पाकिस्तानी शहरी ने कंप्लेन कर दी और 4 बंदों को उठा लिया उस पर। हाँ, उठा लिया, वो बंदे को पता ही नहीं कौन सा बंदे का पता ही नहीं है शहरी का। अच्छा, मुल्क भर में अफगान बाशिंदों को मुल्क से वापस अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया और इंकशाफ ये भी हुआ कि मुल्क भर में जो कसीर तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी होने वाले अफगान बाशिंदों की जाली शनाख्ती कार्ड पर वोट भी कसीर तादाद में बच चुके। और इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए और नादरा को हुक्म दिया जाए कि कसीर तादाद में जिन अफगान बाशिंदों ने फ्रॉड से जो शनाख्ती कार्ड बनवाए उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, वोट को डिलीट करवा दिया जाए, नादरा को हुक्म दिया जाए। तो ये सब काम किया जाए। अच्छा, उससे भी मजे की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, वो ये है कि जो शेड्यूल है उसे आप मतलब मुलतवी कर दीजिए। सवाल मेरा ये कि इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन इल्तवा की पटिशन दायर की गई, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एतराज के बगैर लगा दिया, नंबर भी फौरन अलॉट हो गया, बेंच भी बन गया, समाअत भी रख दी गई और समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। मसला ये है। तो बस देखिए रिजल्ट देखिए आपके, बात तो सही है। नहीं देखें, एक चीज बात तो सही है कि अफगानिस्तान के लोगों का जो शनाख्ती कार्ड जाली बने हैं, हाँ। और यकीनन उस पे वोटों का भी वो हो गया है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अफगानिस्तान का आपको बिल्कुल टोटली ट्रेड बाइकआउट उस वक्त तक करना चाहिए जब तक कि वो वहाँ की औरतों को, वहाँ की लड़कियों को तालीम, स्पेशली तालीम उनके लिए ओपन नहीं करते। तो आपको कुछ फैसले तल्ख करने पड़ेंगे और अगर उनको वोट का बिल्कुल राइट नहीं होना चाहिए,
मेरा ख्याल है कि जो नादरा है अगर एक दिन में 10,000 या 20,000 लोगों को चेक करे तो मुश्किल से ये 1 वीक का काम है और ये आसानी से हो सकता है। इलेक्शन अपने टाइम पे हो सकता है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर नेक्स्ट 5 साल बाद ही होगा, अगर 8 फरवरी को नहीं हुआ तो। मैं तो आपको लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद होगा या फिर 10 इयर्स की तरफ चले जाएंगे? हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। नहीं, वो चीज तो अब नहीं आती, वो भूल जाए अब। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है इंटरनेशनली, तो वो होंगे जैसे भी। एक हमारे जज अभी आप बात कर रहे थे, काजी फाइज ईसा साहब को न जाने क्या सूझी, नए चीफ जस्टिस सब तो पुराने हो गए। पहले धरना केस को रीओपन किया, फिर 40-42 साल के बाद भुट्टो केस को रीओपन कर दिया उन्होंने। इससे आवाम को कौन सा रिलीफ मिलने वाला है भाई? नहीं, इससे आप कैसी बात कर रहे हैं आप? देखें ना, मतलब मुझे हैरत होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब इतना अच्छा काम कर रही है कि उसके पास कोई केस है ही नहीं सुनने के लिए, तो वो अपने स्टाफ को बिजी रखेगी ना। वो पुराने 40-40 साल पुराने केस निकालेगी, उसके पास काम ही नहीं है। वो जो लोग बोलते हैं कि जी वो 12 लाख केस और 1 लाख केस और 15 लाख केस जो हैं वो इस अदालतों में पड़े हुए हैं फैसले के लिए, वो सारे झूठ बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। उन्होंने अभी ये 1947 के बाद जो है लियाकत अली खान का केस भी निकालना है, टाइम ही टाइम है, सारा पॉलिटिक्स को देना है उन्होंने। उनके पास कोई केसेस ही नहीं है। वो जो लड़की की डेथ हुई थी जिसको गला काट दिया गया था, सर अलग कर दिया गया था, वो केस कहाँ गायब हो गया? रेप पता नहीं कितने रेप हुए, बाप ने बेटी को किया, 5 साल की लड़की रेप हुई, कब्र से वो कहाँ गए सारे केसेस भाई? मॉडल टाउन का ही निपटा दिया गया भाई। सारे मुजरिम जो है वो फौरन उन्होंने ऊपर पहुंचा दिए, दफनाया भी नहीं। सर मॉडल टाउन का कर लेते, अरशद शरीफ का कर लेते, बेनजीर को कर दिया, शर्मिंदगी होती है सुन के, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। 27 दिसंबर को जला दिया गया था, उसी पे कर लेते, अगवा बराए तावान पे कर लेते, अगवा बराए कॉन्फ्रेंस पे कर लेते, बहुत सारे उनके पास थे, बहुत सारी चीजें थी। नहीं, अफसोस होता है मुझे वैसे काजी फाइज पे अफसोस हो रहा है। मैं समझ रहा था कि ये आके थोड़ा सा एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कि मुल्क के लिए बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी है। आप रोते रहो जमाने को, मतलब दुनिया जब सो के उठती है तो 1 कदम आगे होती है, हमारा मुल्क 2 कदम पीछे होता है। अजीब कहानी है, कोई मजाक है। आसिफ साहब लास्ट कमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल खत्म होंगे नहीं, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। लास्ट कमेंट यही कहूंगा कि वाशिंगटन डीसी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ और जब आप बाहर रहते हुए किसी को, जैसे पहले भी आपने देखा कि मैंने बहुत सारे लोगों को वाशिंगटन की रोडों से उठाकर जो है बेसमेंट में बंद करवाया, और अब वो डिस्कशन वाशिंगटन या एम्बेसी की बाहर नहीं होता बल्कि बेसमेंट के अंदर होता है। उसी तरीके से अहमद नूरानी साहब जो है, मैंने देखा कि अब पीटीआई की स्पेसिस पर आना शुरू कर दिया और वो जो है फौज के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप कंटिन्यू करें, अगर आप समझते हैं कि आपके कंटिन्यू करने से जो है कल का पाकिस्तान बहुत रोशन होगा और बहुत अच्छा होगा, और आप बहुत ईमानदार शख्स हैं, आपने माजी में कोई ऐसा काम नहीं किया, और बकौल आपके कि अल्लाह ताला जो है वो आपके इस काम में बरकत दे। और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन जब दूसरे सवाल पूछते हैं तो उनका भी जवाब दिया करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले रोज अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.